जी हम आज नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही ये टॉपिक है। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एमसीक्यूज देखें तो उसमें ये हर दफ़ा पेपर में आया होता है, पीपीएससी के एग्ज़ाम वगैरह में, और बहुत फेमस है। अब इसके लिए एक फार्मूला आपको बताऊंगा, जस्ट वो आपने नोट करना है। तो फार्मूला ये है कि चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर कितना चार्ज है, फिर आपने करना है माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन लिगेंड, तो लिगेंड के ऊपर जो चार्ज है उसको माइनस कर देना है। ये आपके पास होता है ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल फार्मूला है जी। देखिए मिसाल देता हूं आपको। पहली मिसाल है पोटाशियम फेरोसाइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स है, इसकी हम बात करते हैं। अब चार्ज कैसे निकालना है सर, ये प्रॉब्लम ना हो आपके लिए तो आपको एक बात बता दूं। ये जो एटम लगे होते हैं इनकी आपने टोटल वैलेंसी काउंट कर लेनी है, या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल कर काउंट कर लेनी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर -4 का चार्ज है और ये +4 थे। तो चार्ज कितना आ गया सर, -4 आ गया। और माइनस कर देना है आपने इसके साथ सायानाइड कितने लगे हुए, 6। अब एक सायानाइड के ऊपर सर एक नेगेटिव चार्ज होता है, 6 के ऊपर कितना होगा, -6 नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये आपके पास -4 और माइनस इंटू माइनस +6। तो सर इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो +2 होगा। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कम्प्लेक्स की। जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड कर ली है कि कितनी है, यानी सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड कर ली है। मैं तो वैसे एक और भी तरीकेकार अडॉप्ट करता हूँ, बहुत सिंपल है वो भी, क्योंकि अब प्रैक्टिस हो चुकी है तो फार्मूले याद रहे ना रहे, लेकिन वैसे ही बंदे को मैं तो ये तरीका भी अडॉप्ट कर लेता हूँ कि इसको एक्स मान लिया और इसके ऊपर कितना चार्ज है। ये चूंकि न्यूट्रल होता है 4 × 0, और सल्फाइड के ऊपर कितना चार्ज है, -2। ठीक हो गया। तो ये -2 ओवरऑल 0 के इक्वल होता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे +2 है तो ये -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये मैं तो सिंपल मेथड अडॉप्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कॉपर की। तो ये तरीकेकार भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जो पहले आपको एक फार्मूला छोटा सा बताया वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह आयरन और ईडीटीए इसका कॉम्प्लेक्स है। अब ईडीटीए का आपको चार्ज कल भी मैंने बताया था कि इसके ऊपर -4 चार्ज होता है। अब वही मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं एक्स, और ईडीटीए के ऊपर चार्ज है -4। ठीक हो गया। और अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है उसके इक्वल रख लें -1। एक्स इज इक्वल टू +3। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरा मेथड भी आप लगा सकते हैं, वो यही है कि आपके पास चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो वो है -1, फिर माइनस लिगेंड के ऊपर चार्ज है -4। तो सर ये +3, इससे भी +3 आएगा, और ये मेथड आप अडाप्ट कर लें इससे भी +3 आएगा। तो ये बहुत आसान तरीकेकार था ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने का। इसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आपने मालूम करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखें सर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम। डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसकी एग्जांपल आपको बता देते हैं। प्लाटिनियम है आपके पास, और अमोनिया आपने लिया है, अमाइन जिसे बोलेंगे, और इसके ऊपर +2 चार्ज है। अब आपको पता होना चाहिए सर, मोनोडेंटेट है, बाईडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है, हेक्सा है,
टेट्रा है, ट्राई है, कौन सा है, तो ये इस बात का आपको आइडिया होना चाहिए। तो अब सेंट्रल मेटल एटम को सिंपल है, देख कर ही पता चल जाएगा। अमोनिया जो होता है, एक इसके पास लोन पेयर होता है, तो चार जो है ये कितने देंगे, चार लोन पेयर देंगे। तो चार दे रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते, प्लाटिनियम डीएमजी। अब डीएमजी आपको पता है ये बाइडेंटेट होता है, तो एक डीएमजी दो देता है, तो दो डीएमजी चार देंगे लोन पेयर। बहुत आसान है, जस्ट आपको उसकी डेंटिसिटी का पता होना चाहिए। अब ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर का टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम बात करते थीरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सीसी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थीरीज की बात करते हैं तो हमारे पास कोई दो तीन थीरीज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। नंबर 1 पे आ जाती इफेक्टिव अटॉमिक नंबर, EAN रूल बी से बोलते, इफेक्टिव अटॉमिक नंबर थ्योरी। ये क्या होती है? देखें, इट इज द फर्स्ट थ्योरी विच टेल्स व्हाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। आपने कभी सोचा हो, कभी ख्याल किया हो कि सर ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं? तो उसको एक्सप्लेन करती है बेसिकली कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर मैं बात करूं इनकी पहली 3D सीरीज की बात करूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब सर बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने देखा कि जो इन्वायरमेंट है इसमें जो हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, ये स्टेबल फॉर्म में पाई जाती हैं। मतलब ये आजादाना वजूद बरकरार रख सकती है, एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्यों करती हैं सर? जब देखा गया तो इनका, आपको पता चला इनका ऑक्टेट कंप्लीट था, तो हर चीज ने फिर ये चाहा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ जो चीजें होती हैं उनको भूख ज्यादा होती है। एक गरीब इंसान होता है उसको इतनी भूख नहीं होती दौलत की जितनी एक अमीर शख्स को होती है। अमीर चाहता है कि वो अमीर से अमीर तर होता जाए। तो ये जो आपके पास है मेटल्स, इनको भूख ज्यादा होती, कैसे सर? अब ये चाहते हैं कि अपने से अगले जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लें। अब आपको पता है, हेलो नवीद, आओ करें। अब ये आपके पास देख सकते हैं क्रिप्टॉन की, अगर हम बात करें तो इसका है 36 एटॉमिक नंबर। ठीक हो गया, 36 है। अब यहां से मैं आपको बताता हूँ, आयरन से चलें, स्टार्ट कर लेते हैं। आयरन होता है 26, कोबाल्ट होता है 27, निकल होता है 28, कॉपर 29 और जिंक 30। अब सर ये सब चाहते हैं इनके पास 36 इलेक्ट्रॉन हो। क्यों सर? क्योंकि ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। यही रीजन होती है कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब आपको समझ आ जानी चाहिए बात कि EAN थ्योरी जो आप वैसे ही निकाल के आ जाते हैं, आपको पता नहीं होता, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया रीजन कि ये चाहते हैं कि नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल हो जाए और स्टेबल हो जाए। तो ये रीजन होती है। और इनके पास वैकेंट D ऑर्बिटल होता है और ये उसको यूटिलाइज करते हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं EAN रिप्रेजेंट किस चीज को करती है। तो EAN के बारे में मैं एक आध लाइन लिख देता हूं। EAN थ्योरी रिप्रेजेंट टोटल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स। तो सर एक मेटल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी अभी बात करके आ रहे हैं।
कि उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए कि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें। तो सर एक मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको एक्सप्लेन करती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करना है ई ए एन को, तो बहुत आसान फार्मूला है, आपको मैं बता देता हूँ। ई ए एन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है सर। आपने एटॉमिक नंबर आपको पता होता है, ये आप वैसे भी याद रख सकते, कैलकुलेट हो जाता है एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो। ये Z है एटॉमिक नंबर, माइनस उसमें से आपने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कर देनी है, प्लस आपने कर देना है कोऑर्डिनेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। बस ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी एक मेटल एटम है उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर आया वो स्टेबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आप ये फार्मूला अडॉप्ट कर सकते हैं। इसकी सिंपल मिसाल देता हूँ, आयरन साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। हाँ जी। अब देखें सर, इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो आप ये जो चार्ज है ना यही आपको बता देगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। सिंपल है, ऊपर जो चार्ज है वही आपको बता देगा। वैसे आप कैलकुलेट करना मैंने आपको बता दिया है, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड इसका आयरन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, अभी अभी हम देख कर आ रहे हैं। और माइनस इसमें से 3 कर दें सर, और प्लस आपको पता है एक साइनाइड एक लोन पेयर देता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब आप सम करके इसका आंसर लेकर आते हैं तो 35 निकल कर आता है सर। अब इस कम्प्लेक्स के बारे में बात करें कि ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ये एक्ट कर सकता है, और ये एक एक्सेप्शन भी है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि इसका जो ई ए एन है वो 36 नहीं है, नोबल गैस की कन्फिग्रेशन नहीं है, फिर भी ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने अभी तो लिखी है बेटा, मेटल की लिखी थी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपके पास देखें जी, ये एक कम्प्लेक्स है। अब पहले आपने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे, इसको एक्स मान लें, ये 0 हो जाएगा। और क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -3, इसको ओवरऑल को 0 के इक्वल रखे, x = 3, तो 5 सेकंड का काम है सारा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएंगी। अब सर कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है, तो इसमें से माइनस कर देना ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अभी भी कर रहा हूँ -3, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 × 6, तो सर आप टोटल इसका करें तो 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बेसिकली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, और इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आ जाते हैं कि किस तरह से इसको निकालना है और कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिडविक थ्योरी की, इसी के अंदर आ जाती है वो भी। सिडविक ने इसी से मिलती जुलती बात की है। क्या कहती है सिडविक थ्योरी वो देख लेते हैं। देखें सर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो ये जो रूल होता है ई ए एन रूल, ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ज्यादा वैलिड है। देखा ये गया, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं सीओ, उनके लिए ये बड़ा अच्छा साबित होता है, लेकिन बाकी जो मेटल्स होते हैं उनके लिए ये इतना अच्छा साबित नहीं होता। ठीक हो गया। इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ next inert gas, then the that compound is more stable, it is also known as Sidwick rule। ठीक हो गया, इसी को सिडविक रूल भी बोल देते हैं। अब
आपको इसकी लाइव और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अब बताने जा रहा हूं। K4 FeCN6 और K3 FeCN6। सर अब आपने इसका निकालना है EAN। तो EAN इसका निकल कर आएगा 36 आपके पास, और इसका जो EAN निकल कर आएगा वो आपके पास आएगा 35। अब आपके और मेरे मुताबिक होना चाहिए था ऊपर वाले को स्टेबल, लेकिन मैं अभी अभी आपको बात करके आ रहा हूं कि सर EAN रूल इज नॉट यूजफुल फॉर आयरन के कम्प्लेक्स या दूसरे जितने भी कम्प्लेक्स हैं उनके लिए यूजफुल नहीं है। तो ये यूजफुल होता है कार्बोनिल के लिए। तो स्टेबल ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला स्टेबल है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें होती हैं। हम थ्योरी को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये स्टेबल है, कॉन्सेप्ट अपना लगाते हैं, लेकिन बाज औक़ात एक्सेप्शंस जो होती हैं वो हमें मजबूर करती हैं कि अपने जो आइडियाज हैं उनको बदला जाए, कि हम सब के बारे में एक ही राय नहीं। बाज औक़ात ये होता है ना कि हम सबको एक ही तराजू में तौल रहे होते हैं। हर शख्स एक जैसा तो नहीं होता ना, हर बंदे में अपनी कैपेबिलिटी होती है। तो इन द सेम वे ये कंपाउंड एक जैसे तो नहीं है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो एक रूल बन गया वो सब पे ही अप्लाई हो, और ऐसा कोई भी रूल नहीं होता कि जो सब चीजों पे अप्लाई हो रहा हो। तो ये एक्सेप्शन है, इसमें देख रहे हैं आप। अब अगर हम बात करें इसी कम्प्लेक्स की K3FeCN6, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 है। अभी देखा ये स्टेबल होता है। और अगर हम बात करें आयरन CO5 सर इसका जो होता है ये 36 होता है। अब आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग 36 वाला स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? एक तो ये रीजन है कि सर ये कार्बोनिल कंपाउंड आ गया अब, और यही रीजन है। आप नंबर गेम पे जाएंगे तो मारे जाएंगे। आपने देखना है जहां भी कार्बोनिल के साथ कंपैरिजन हो रहा हो, आपने आंखें बंद करके कार्बोनिल को सिलेक्ट कर लेना है। EAN रूल इज सुटेबल फॉर मोर सुटेबल फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो 1923 में ये जो थ्योरी थी ये पेश की गई थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को इलिसिडेट करने के लिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही बात की गई कि फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व्स डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लिगेंड और कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। ये जो सिडविक थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो सिडविक थ्योरी यही कहती है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है सर जो, वो इसीलिए बनता है कि लिगेंड जो होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसकी डोनेशन की वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये सिडविक थ्योरी है बेसिकली। अब लिमिटेशंस पे आ जाते हैं हम सिडविक थ्योरी की, कि सिडविक थ्योरी के क्या क्या ब्लंडर्स हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी हमने देख लिया, सिडविक थ्योरी भी इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें सर, ये पहली तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरी चीज, ये अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तीसरी बात, कि मैनी कंपाउंड जो हैं, बहुत ज्यादा कंपाउंड जो हैं, डू नॉट फॉलो EAN। मैनी कंपाउंड डू नॉट फॉलो EAN। तो बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो सर EAN रूल को फॉलो ही नहीं करते।
तो आप देख सकते हैं ये जो थ्योरी थी, ये इतनी कोई काबिल एतबार नहीं रही, तो इसको हम इस्तेमाल भी नहीं करते। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। आईयूपैक नोमेनक्लेचर की हम बात करने जा रहे हैं। मैं आपको इंतहाई आसान मेथड बताऊंगा नोमेनक्लेचर राइट करने का। सिर्फ आपने याद रखना है LCO, बस। ये याद रख लेंगे तो आपको नोमेनक्लेचर आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से चलेंगे हम, क्योंकि प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके बहुत आसान रूल बताऊंगा आपको। नेमिंग, पहले तो हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग कैसे करनी है, देखें सर। अगर तो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स केटाइन हो या कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, मिसाल आपको अभी देता हूं। तो इनके लिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अभी आपको समझ आ जाएगी क्या बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ये बता चुका हूं ऑलरेडी, वेरी फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था। अब देखें, इसके ऊपर -4 का चार्ज है, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। जो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। ठीक हो गया। AgNH3 2Cl+1। अब सर इसमें देखें, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आपके पास कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। तो यहां पर आपको एक बात समझनी है कि अगर तो वो एनाइनिक में है तो क्या करना है, अगर वो कैटाइनिक में है तो क्या करना है। वो देखना है हमने। देखिए आपने ना वो कॉमन नेम एक तो सुने होंगे, जैसे अभी मैं कुछ मेटल्स हैं ये लिख रहा हूं, इनके नाम आप बस याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हम सिल्वर लिखते हैं, यहाँ पे मेटल है। यहाँ पे बात करेंगे हम कि सेंट्रल मेटल एटम अगर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, फिर आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद कैसे रखना है। और यहाँ पे हम बात करेंगे अगर सेंट्रल मेटल एटम एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हो। सिल्वर, आप इसका नाम जानते हैं, कैटाइनिक होगा तो सिंपल। अब आपको बताता हूं, और अगर एनाइनिक फॉर्म में होगा तो ग्रीक ग्रीक वर्ड आपने यूज करना है, और साथ ATE लगा देना है। अब आपको पता है कि सिल्वर को अर्जेंटेट बोलेंगे हम, क्योंकि ये आप आखिर में लगा रहे हैं ATE। आपका नाम इसको पता है ना, AG स्टैंड फॉर अर्जेंटेट। तो ये ATE का इजाफा कर देना है, ठीक है। और जैसे लेड को प्लम्बस बोलते हैं तो प्लम्बेट। बस ये काम करना है। अब सर याद कैसे रखेंगे वो भी आपको बताता हूँ। आयरन, फेरस बोलते हैं तो सर फेरेट। आयरन अगर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में तो सिंपल नाम आएगा, और अगर आपका वो एनाइनिक में है तो उसका जो ग्रीक वर्ड होगा और उसके साथ ATE लगा देना है। ये देख रहे हैं आप। इसके बाद सर कापर। कापर को आप बोलेंगे, क्यूप्रस बोलते थे तो क्यूपरेट बोल देंगे सर। ठीक हो गया। 5 6 हैं, ये याद रख लें। इसके बाद गोल्ड ओरस बोलते हैं, इसको ओरेट बोल देंगे आप। ओरेट बोल देंगे। इसके बाद लेड है। मैंने कहा आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे इनके नाम, तो मैं आपको लिख देता हूँ। लेड जो है इसको आप प्लम्बस बोलते थे तो प्लम्बेट बोल देंगे। और लास्ट वन टिन होता है। बस यही कुछ नाम थे।
जो कंफ्यूजिंग रहते हैं नोमेनक्लेचर के दौरान। तो इसको स्टेनस बोलते थे, स्टेनेट बोल देंगे। अब सर याद कैसे रखना है, प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। देखिए बड़ा आसान है। सी फॉर कैटाइन। अगर आपका जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, वो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में, तो आप कॉमन नाम यूज करोगे। कॉमन समझते हैं, ये जो डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। तो सर सी फॉर कैटाइन, सी फॉर कॉमन। अब प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। बाकी तो आप वैसे याद कर लिए, अभी अभी आपने याद कर लिए हैं, मुझे पता है याद हो गए आपको। बस ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम थी मेन, जो आपने सॉल्व कर ली है। आगे नॉमेनक्लेचर कुछ भी नहीं है। अब रूल बता देता हूं। तीन ही हम बातें करेंगे, ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे। एलसीओ याद रखना है सर। सर एलसीओ क्या है? आप क्या करेंगे, पहले जब भी नंबरिंग देंगे आप, पहले तो नंबरिंग देनी है जो आपके पास सेंट्रल बाहर वाला कैटाइनिक पार्ट होता है ना, उसको फर्स्ट लिखना है, पहले ये याद रख लें। नंबर वन लिखते हैं आप। कैटाइनिक पार्ट जो होता है उसको फर्स्ट लिखते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको पहले आप नंबरिंग देते हैं कैटाइनिक को, फिर एनाइनिक आता है, एनाइनिक आता है, फिर लास्ट में आता है। ठीक है। कैसे आता है बताता हूं मैं। पहले आपने कैटाइनिक पार्ट लिख लिया, उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है फर्स्ट लिगेंड को। एलसीओ से मुराद सर के लिगेंड को पहले देंगे, फिर आप देंगे सर सेंट्रल मेटल एटम को सेकंड नंबर पे। देखिए कितना आसान है। फिर आप देंगे ऑक्सीडेशन नंबर, लिखेंगे साथ ब्रैकेट डाल के। आप जो रोमन लिखते हैं नंबरल, उसमें आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट में मेंशन कर देंगे। बस ये आपका जो नोमेनक्लेचर है वो खत्म हो गया। अभी अभी हम ना, मैं और रूल आपको नहीं बताऊंगा, और ना ही आपको इतना कम्प्लेक्स करवा देना है कि आपके माइंड में ये सारी चीजें कम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाए और आप डरने लग जाएं। तो ऐसा भी नहीं करना। बस आपने ये दो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये फॉलो करनी है, बाकी आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। कैसे सर? अभी मैं आप लोगों से, चले पहले आपको एक बताता हूँ, फिर आप लोगों से नोमेनक्लेचर अभी अभी करवाते हैं, लाइव सेशन में प्रैक्टिस हो। पहले काम क्या करना था सर, जो बाहर वाला पार्ट है कैटाइनिक, उसको नंबर नाम पहले देना है। तो सर इसका नाम होता है पोटाशियम, कोई मसला ही नहीं है सर। फिर आपने सर कहा पोटाशियम, नाम दे दिया हमने आपके कहने पे। फिर आपने दूसरा काम हमें कहा एलसीओ याद रखना है। सर लिगेंड पहले। सर सायानाइड, आपको मैंने बताया था सायानाइड जब भी आएगा तो इसका आईडी ई जो होता है, इसके एंड में जो ई होता है इसको हटा के ओ लगा देना होता है एनाइनिक लिगेंड के लिए। ये बात की थी हमने नेगेटिव चार्ज लिगेंड के लिए। तो सर साया निडो आप लिखेंगे। ठीक हो गया। अब सर इसकी तादाद कितनी है, एक है, दो है, तीन है, चार है। तो सर हेक्सा है, तो आप लिखेंगे हेक्सा सायानीडो। हेक्सा सायानीडो लिख दिया सर, मसला ही नहीं है। अब एल भी कंप्लीट हो गया आपका। अब सी सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आ